गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एनीमिया। एनीमिया वो मेडिकल कंडीशन होती है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है आयरन की कमी की। जब बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि आयरन की कमी से एनीमिया डेवलप, जिसके कारण फील करते हैं थकावट और कमजोरी। पेशेंट हमेशा कंप्लेन करके आता है कि मुझे थकावट हो रही है, कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। ये सब कारण उसको एनीमिया की वजह से होता है। एनीमिया का मतलब होता है कि बॉडी में रेड सेल्स का या तो प्रोडक्शन कम हो जाए या उसका लॉस ज़्यादा हो जाए। वो कंडीशन जिससे आरबीसी का बन ही नहीं रहे तो उनकी कमी हो जाए, इसको एनीमिया कहते हैं। और यदि उसका लॉस हो रहा है बॉडी से, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा जिसके कारण भी आयरन कम होगा, उसको भी हम एनीमिया। एनीमिया का जो लेवल है उसको डिनोमीटर होता है, जो हीमोग्लोबिन से हम डिटरमाइन करते हैं उसको एनीमिया को। जब बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तो हम बोलते हैं एनीमिया हो गया है। जो एनीमिक पेशेंट तभी कहलाएगा जो अकॉर्डिंग टू एज, उम्र के हिसाब से और सेक्स के हिसाब से हीमोग्लोबिन लेवल पर्टिकुलर होना चाहिए। उससे लेवल कम हो गया तो हम बोलेंगे एनीमिया। जैसे कि कोई बच्चा 6 से 5 साल तक का है तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल 11 ग्राम होना चाहिए। यदि 11 ग्राम से कम हो गया तो हम बोलेंगे कि उसको एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई। यदि कोई 6 साल से 14 साल का बच्चा है, उसके अंदर 12 ग्राम से कम खून हो गया है तो हम बोलेंगे आपको एनीमिया। अडल्ट मेल में यदि 13 ग्राम से कम हो गया तो वो एनीमिक कहलाएंगे। प्रेग्नेंट फीमेल्स यदि 11 ग्राम से कम हो गया तो एनीमिक कहलाएंगे। और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स यदि 12 ग्राम से कम है तो हम उसको बोलेंगे कि आपको एनीमिया हो। WHO ने एनीमिया को एक कट ऑफ लेवल के बाद हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है उसको हम एनीमिक कहते हैं, एनीमिया बोला। WHO के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। माइल्ड वो कंडीशन है जब हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम से नीचे हो जाए, 10 ग्राम हो, 11 ग्राम से नीचे हो तो हम बोलेंगे माइल्ड एनीमिया। मॉडरेट एनीमिया वो कंडीशन है जब हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम से नीचे हो या 7 to 10 ग्राम के बीच में तो हम बोलेंगे मॉडरेट एनीमिया। यदि हीमोग्लोबिन का लेवल 7 ग्राम से कम हो जाएगा तो ये कंडीशन सीवियर एनीमिया कहलाएगी। एनीमिया सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया है प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर, जो 88% होता है इंडिया में, और नॉन प्रेग्नेंट में 74% होता है। एनीमिया इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। संसार में, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिया में एनीमिया होता है। उसमें से भी प्रेग्नेंट वीमेन में और भी ज़्यादा होता है। 50% पॉपुलेशन होती है, 50% जो हाई सोशल में पेशेंट की, जो अच्छी कैटेगरी पेशेंट होते हैं वो भी एनीमिक होते हैं, उनकी कमी रहती है। इसके अलावा 40% में मैटरनल डेथ का रेशियो भी एनीमिया की वजह से होता है। एनीमिया का असर सिर्फ माँ पे नहीं होता, बच्चे पे भी होता है। बच्चे को या तो टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगी, या बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, या बच्चा ज़्यादा बीमार रहने लग जाएगा, या बच्चे का वज़न, कम वज़न का बच्चा पैदा हो जाएगा खून की कमी की वजह से। मदर के अंदर भी बीमारियां बहुत पैदा हो जाती है, मॉर्टलिटी रेट बढ़ जाता है मदर के अंदर, मॉर्बिडिटी भी बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा आयरन रिक्वायरमेंट कितना होता है प्रेगनेंसी में? एक ही क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना आयरन चाहिए। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे टोटल आयरन 800 से 1000 मिलीग्राम एक्स्ट्रा आयरन रिक्वायरमेंट होता है। जो अपन डेली ले रहे हैं उससे अपन को 800 से 1000 मिलीग्राम आयरन ज़्यादा लेना है प्रेगनेंसी के टाइम, जिसमें से 300 मिलीग्राम आयरन, 300 मिलीग्राम आयरन बच्चे के लिए चाहिए और 50 मिलीग्राम फॉर प्लेसेंटा की ग्रोथ के लिए चाहिए। इसमें से 400 से 500 मिलीग्राम रेड सेल मास को इंक्रीज करने के लिए चाहिए। प्रेगनेंसी में आयरन लॉस कितना होता है? ठीक है, तो 250 मिलीग्राम आयरन लॉस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, और 220 मिलीग्राम बेसल लॉस होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन एनीमिया होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया। जो बॉडी के अंदर अपन जो खाना पीना खा रहे हैं उसमें तो आयरन की कमी वाला खाना खा रहे हैं, उसकी या उसका एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं हो रहा, जिसके कारण आयरन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे एनीमिया। ये मोस्ट कॉमनली वेमेन में देखने मिलता है और ये किसी भी एज पे डेवलप हो सकता है। इसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है कि इस समय एडोलेसेंट में होगा या प्रेगनेंसी में ही होगा। डॉक्टर अर्नल्ड फ्रेडमैन ने बोला है कि जब भी पेशेंट प्रेगनेंसी में एंटर करती है तो उसके अंदर आयरन लेवल बहुत लो स्टोर रहता है, चाहे वो लो सोशियोइकोनॉमिक हाई सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस वाली फीमेल के भी अंदर आयरन स्टोर बहुत लो होता है। तो जैसे पेशेंट प्रेगनेंसी में एंटर करती है उनको आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से लेकर के पूरे 9 मंथ्स तक और आफ्टर 3 मंथ्स लैक्टेशनल पीरियड में, जब माँ को बच्चा
माँ बच्चे को दूध पिलाती है उस पीरियड में भी आयरन देना जरूरी है। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें न्यूट्रिशनल एनीमिया भी बोलते हैं इसको, बॉडी के अंदर आयरन की कमी से डेवलप हो जाता है, जिसमें हमने आपको पहले बताया क्या, तो आयरन का इंटेक कम हो या इसका एब्जॉर्प्शन हो, ये दोनों कंडीशन में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमन ये देखा गया है चिल्ड्रंस में, प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन पीरियड में, या सेकेंड मैंने कॉज बताया था ब्लड, बॉडी में ब्लड लॉस किसी भी कारण से ज़्यादा होगा तो भी एनीमिया हो जाएगा। जो कंडीशन लेडीज़ में देखिए एडोलेसेंट गर्ल्स में या यंग लेडीज़ में कि ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, एमसी के टाइम पे मेनोरेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं मेनोरेजिया, तो जिसके कारण ब्लड लॉस की वजह से खून की कमी आ जाती है, हम बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। या बॉडी के अंदर कोई वर्म इन्फेस्टेशन हो गया, बुकवर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है जिसके अंदर, जिसके कारण वो जितना वर्म्स होते हैं वो अपना बॉडी का जीआईटी के थ्रू ब्लड चूस लेते हैं, जिससे खून की कमी हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एनीमिया। या कोई जीआईटी अल्सर हो गया, जीआईटी अल्सर में भी ब्लड लॉस बढ़ेगा। या हेमराइड्स हो गया, ब्लीडिंग पाइल्स इसको बोलते हैं, यदि मस से हो जाते हैं लैट्रिन के रास्ते जिसमें से खून जाता है, उसके कारण भी खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमिया का प्रेगनेंसी में क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है। तो बताया कि जो एनीमिया की प्रेगनेंसी के टाइम पे हो गया है तो बच्चे पे भी असर है उसका, माँ पे भी असर है। मर्चेंट एंड अग्रवाल ने 1991 में बताया है कि यदि पेशेंट को एनीमिया हो गया है तो इसके कारण जो इम्पैक्ट होता है बच्चे पे माँ पे वो ये है कि 12 से 28% पेशेंट में फीटल लॉस हो सकता है, बच्चा माँ के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर ही जा सकता है। 30% पेशेंट में पेरिनेट डेथ, खून की कमी के कारण पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। 7 to 10% में न्यूनेटल डेथ्स के रेशियो देखा गया है। 50% चांसेस होते हैं कि बच्चा बहुत कम वेट का हो जाता है, जिसकी घड़ी घड़ी जल्दी जल्दी बच्चा बीमार होता है। अब एनीमिया का जो इम्पैक्ट होता है प्रेगनेंसी टाइम में, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा आयरन चाहिए होता है, हीमोग्लोबिन चाहिए होता है बच्चे को बढ़ाने के लिए और प्लेसेंटा की ग्रोथ के लिए चाहिए। यदि इस समय जो प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में है ना, ये 5 गुना आयरन जाना चाहिए नॉर्मल कंडीशन से। ये जो आयरन की कमी होती है ना, वो मैटरनल मॉर्बिडिटी को भी बढ़ाती है। 15 to 20% डेथ रेशियो जो देखा गया वो खून की कमी के कारण या उससे एसोसिएटेड फैक्टर्स, जैसे खून की कमी के कारण पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गई, तो जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। इवन कि जो पुअर सोशल में कंडीशंस की पेशेंट होती है, पुअर पेशेंट, इनमें एक माइल्ड एनीमिया बना ही रहता है। प्रेगनेंसी के टाइम आयरन कितना होना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम में आयरन चाहिए होता है, क्योंकि आरबीसी को एक्सपांशन के लिए, आरबीसी मास को एक्सपांशन के लिए सबसे ज़्यादा आयरन चाहिए। इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ के लिए भी आयरन चाहिए, प्लेसेंटा की ग्रोथ के लिए भी आयरन चाहिए, इसलिए मदर को प्रेगनेंसी टाइम में सबसे ज़्यादा आयरन सप्लीमेंट। एक 55 केजी की पेशेंट है तो उसको प्रेगनेंसी टाइम में 1190 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट होता है आयरन का। ओवरऑल जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आयरन रिक्वायरमेंट है ये नॉन प्रेगनेंट स्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे पेशेंट प्रेगनेंसी में एंटर करती है तो बॉडी के अंदर मोर देन 300 मिलीग्राम आयरन स्टोर होना चाहिए। डेली आयरन रिक्वायरमेंट जो होता है ना, वो डेली रिक्वायरमेंट अपन को खाने के थ्रू पहुंच नहीं पाता, क्योंकि इतना एब्जॉर्प्शन कम होता है, पेशेंट खाने के थ्रू इतना आयरन नहीं ले पाता है। तो मेरे को प्रेगनेंसी टाइम में आयरन की टैबलेट्स या फॉलिक एसिड की टैबलेट को सप्लीमेंट करना। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन प्राइमरी में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखा गया है, क्योंकि इंडिया में पुअर न्यूट्रिशन इंटेक होता है, जिसके कारण आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। या रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिससे भी एनीमिया डेवलप होता है। मेंसेस के टाइम पे ब्लड लॉस होता है, पेशेंट ध्यान नहीं देता है, तो उससे भी एनीमिया डेवलप हो जाता है। और रिपीटेड प्रेगनेंसी, इसका मतलब जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करती है, हर साल 2 साल में पेशेंट प्रेगनेंट होकर के आ जाते हैं, जिसके कारण भी एनीमिया डेवलप हो जाता है। जैसे ही प्रेगनेंट पेशेंट इंडिया के अंदर प्रेगनेंसी में एंटर करती है तो वैसे ही हमको आयरन और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी रहती है, उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट क्या कंप्लेन लेकर के, क्या सिम्टम लेकर के आएगा कि हमको है, जिससे हम बोलेंगे पेशेंट को एनीमिया है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो एनीमिया होता है वो देखा गया है एडोलेसेंट गर्ल्स में, मल्टीपैरस मतलब बार बार जो पेशेंट प्रेगनेंसी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको हैं, ठीक है ना,
और जो लो सोशोइकोनॉमिक स्टेटस के पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा एनीमिया देखा। माइल्ड एनीमिया पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, कोई नहीं बताया कुछ भी हो रहा है। जब पेशेंट हमारे पास आएगा, हम एग्जामिन करेंगे तो देखेंगे पेशेंट को एनीमिया। जो मॉडरेट एनीमिया होता है, सीवियर एनीमिया, उसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि बॉडी के अंदर एक पीलापन दिख रहा है, एक थकावट महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, धड़कन तेज चलती है चलने फिरने से। इसके अलावा सांस फूल जाती है और बॉडी के अंदर ऊपर सूजन आ रही है, चेहरे पे सूजन आ रही है, पूरी बॉडी पे सूजन आ रही है, पैरों में सूजन आ रही है। इस तरह की कंप्लेन लेकर के पेशेंट हमारे पास आते हैं डॉक्टर्स के पास। जब डॉक्टर्स उसको एग्जामिन करते हैं तो फिर देखते हैं कि कंजंक्टिवा जो होती है वो पेल दिख रही है, बॉडी के ऊपर एक पेलॉर्डनेस है, फेस पे भी पेलनेस पीलापन दिख रहा है, चेहरे पे सूजन दिख रही है, चेहरे के यहाँ पे जो नेक की वेन्स होती है इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, धड़कन तेज चल रही है, सांस फूल रही है। इसके अलावा जब बहुत सीवियर में पेशेंट होते हैं तो लंग्स की जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें देखते हैं, उसमें क्रैप्स देखने लग जाते हैं, तिल्ली बढ़ जाती है, लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर बढ़ जाता है। इसके अलावा पैरों के ऊपर इडिमा डेवलप हो जाता है, लेग्स में, पैरों में पिटिंग इडिमा बोलते हैं, तब सूजन आ जाती है, जिसको बोलते हैं पिटिंग इडिमा, ये डेवलप हो जाता है। पूरी बॉडी पे सूजन आ जाती है, लेग्स पे भी सूजन आएगी, एब्डोमेन वॉल में भी सूजन आ जाएगी, फेस पे भी एक सूजन दिखेगी। जब बहुत ज़्यादा एनीमिक पेशेंट होते हैं तो उनके अंदर हेमिक मरमर मिलती है। हार्ट का जब एग्जामिनेशन करते हैं तो एक तरह की मरमर, इसको बोलते हैं हेमिक मरमर, ये मॉडरेट एनीमिक पेशेंट में मिलती है। पेशेंट के अंदर ग्लोसाइटिस मतलब टंग एकदम ड्राई दिखेगी, उसके अंदर ऐसे स्क्रैचेस दिखेंगे, इसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस, वो दिखेगा। मुंह के अंदर छाले दिखते हैं, पेशेंट बोलते हैं मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं। इसके अंदर लिप्स के आसपास एक कटपन दिखता है, इसको बोलते हैं चीरोसिस हो रही है। जो आपके हेयर्स हैं वो भी ब्रिटल हो जाते हैं, रफ हेयर्स हो जाते हैं, शाइनिंग खत्म हो जाती है हेयर्स की, नेल्स में भी एक शाइनिंग खत्म हो जाती है, नेल्स के अंदर भी रिजेस बन जाती है। ये कंडीशंस पेशेंट की हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है प्रेगनेंसी में 28 से 30 वीक्स पीरियड। ये सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है। इस समय पेशेंट को एनीमिक लेवल जरूर हीमोग्लोबिन लेवल चेक करो और देखो पेशेंट एनीमिक तो नहीं है, क्योंकि इस समय बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसके लिए भी आयरन चाहिए, और प्लेसेंटा की ग्रोथ के लिए भी आयरन चाहिए। इसलिए ये टाइम पीरियड सबसे क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है। सेकेंड टाइम पीरियड होता है जब पेशेंट की डिलीवरी होती है। उस समय भी पेशेंट को पीपीएच हो गया है तो उस समय भी पेशेंट को एकदम से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा और ये क्रिटिकल। थर्ड पीरियड होता है जब डिलीवरी के बाद में अर्ली प्रिपेरेटिव पीरियड होता है। उस समय जो ब्लड लॉस के कारण, जो ब्लड लॉस डिलीवरी में हुआ उसके कारण पेशेंट एनीमिक हो जाएगी। बच्चे को फीडिंग कराते तो उससे भी कुछ एनीमिया डेवलप हो जाता है। एनीमिया का मदर के ऊपर क्या इफेक्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है। तो एनीमिया का मदर पे जो इफेक्ट होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में, एंटीपार्टम पीरियड जिसको बोलते हैं, फर्स्ट मंथ से लेकर के 9 मंथ्स तक अफेक्ट होता है। सेकेंड पीरियड होता है इंट्रापार्टम, जो डिलीवरी के टाइम पे इफेक्ट होता है। थर्ड पीरियड होता है पोस्टपार्टम, डिलीवरी के बाद इफेक्ट होता है। अब जो फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ्स का पीरियड एंटीपार्टम पीरियड है, इस पर अफेक्ट ये होता है या तो टाइम से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, इसको बोलते हैं प्रीटर्म बर्थ, या मदर को खून की कमी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्रीक्लैम्सिया कंडीशन, ये हो जाएगा, या इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, या बच्चा कम वजन का हो जाएगा, या बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। ये कंडीशंस पहले मंथ से लेकर 9 मंथ्स के बीच में खून की कमी के कारण डेवलप हो जाती है। सेकेंड टाइम पीरियड है इंट्रापार्टम पीरियड, जो कि डिलीवरी के टाइम पर होता है। इसमें खून की कमी होगी तो उसके साथ साथ कैल्शियम भी कम हो जाएगा, तो यूट्रस से वो कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा, जिसको बोलते हैं यूट्रल एटोनिया, इनर्शिया। यूट्रस कॉन्टैक्ट नहीं होगा, उसके कारण पीपीएच हो जाएगा। पीपीएच में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा, पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाएगी, खून की बहुत कमी हो जाएगी। जब ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो पेशेंट कार्डियक फेलियर में भी जा सकता है। ये एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। पोस्टपार्टम पीरियड वो पीरियड होता है कि डिलीवरी के बाद का पीरियड, डिलीवरी के बाद 24 घंटे से लेकर के 72 घंटे का पीरियड पोस्टपार्टम पीरियड कहलाता है, जो बहुत क्रिटिकल होते हैं पेशेंट को खून की कमी है। इसमें चांसेस इन्फेक्शन के बढ़ जाते हैं, यूट्रस कांटेक्ट नहीं होगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी उसको। फिर इसमें इस समय पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस भी एनीमिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। लैक्टेशन फेलियर हो जाएगा। इसके अलावा वुंड की हीलिंग नहीं होगी, कभी कभी पेशेंट कार्डियक फेलियर में भी जा सकता है। बड़ा हो गया।